वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं टूरिस्ट फैमिली। तो कहानी की शुरुआत में दास नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपने परिवार के साथ रात के अंधेरे में नाव के जरिए श्रीलंका से इंडिया आता है ताकि यहाँ रहकर वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए, क्योंकि वहाँ श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ लोगों को खाने पीने की चीजें तक नहीं मिल पा रही है। इसलिए दास अपने परिवार का पेट भरने के लिए चुपके से इंडिया आ गया है। उसके परिवार में उसकी पत्नी बसंती, बड़ा बेटा मिथुन और छोटा बेटा मुरली शामिल है। ये सभी नाव से उतरकर जैसे ही इंडिया आते हैं, मुरली कहता है, अरे मैं तो अपना बैग नाव पर भूल गया, अभी लेकर आता हूँ उसको। तभी वहाँ पे कुछ कांस्टेबल पहुंच जाते हैं जो दास और उसके परिवार से कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दास डरे सहमे उनको सारी बातें बता देता है कि श्रीलंका से काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। तो भैरव नाम का कांस्टेबल कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ रहोगे कैसे, कोई जान पहचान वाला है क्या तुम्हारा। तो दास कहता है, हाँ मेरा साला इंडिया में ही रहता है, वो हमको लेने आया हुआ था, पर शायद आप लोगों को देख कर कहीं छुप गया। उसका नाम प्रकाश है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है और घुंघराले बाल है, यहीं कहीं छुपा होगा। इसीलिए भैरव और बाकी कांस्टेबल प्रकाश को ढूंढने लगते हैं, जो नाव के पीछे छुपा हुआ उनको मिल जाता है। फिर भैरव प्रकाश के साथ साथ सभी को पुलिस वैन में डाल देता है, क्योंकि अभी तक उसको ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि दास ने जो कहा वो सच है भी या नहीं। तब मुरली एक बैग के अंदर से एक छोटे से पपी को बाहर निकालता है जो बीच के पास अकेला डरा हुआ बैठा था, इसलिए कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। मुरली ने उसको अपने पास रख लिया। अब भैरव के पूछने पे मुरली झूठ कह देता है कि ये पपी मैं श्रीलंका से लेकर आया हूँ। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको उस पपी से बहुत प्यार हो गया था। अब पपी से इतना प्यार देखकर भैरव सोचता है कि ये लोग अच्छे इंसान लग रहे हैं, जानवरों को भी इतना प्यार करते हैं। तो दास कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे देता हूँ, कभी कोई गलत काम मत करना और किसी को मत बताना कि तुम पुलिस वालों के हाथ लग गए थे, जाओ आराम से इंडिया में जिंदगी गुजारो। ये सुनकर दास की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सभी परिवार वाले उसका धन्यवाद करते हैं और भैरव उन्हें वहीं ड्रॉप करके चला जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रकाश एक कैब बुक करके सभी को वहां से लेकर जाने लगता है, जहाँ पर उसने एक घर किराए पे लेके रखा हुआ है ताकि दास और उसका परिवार वहीं पे रह सके। अब दास और उसके परिवार को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये लोग काफी अच्छे हैं। एक अच्छे इंसान की क्या जिम्मेदारी होती है उन्हें अच्छे से पता होता है। जो भी वो खाने पीने की चीजें खाते, उनके रैपर को वो एक थैली में जमा करते और डस्टबिन में डालकर आया करते, जरा भी वो कचरा नहीं फैलाते। अब आते समय एक शराबी सड़क पर टल्ली पड़ा होता है, तो दास को लगता है शायद ये बेहोश हो गया है। वो तुरंत उसको होश में लाने की कोशिश करता है, पर प्रकाश कहता है कि भाई पागल हो गया हो क्या, ये शराब पीकर पड़ा हुआ है, ऐसे नमूने बहुत मिलेंगे यहाँ पर, इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है वरना दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। लेकिन दोस्तों इंसान अपना कैरेक्टर इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है। दास और उसका परिवार जैसे है ना, वैसे ही वो अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा इनके लिए, या फिर उनकी अच्छाई उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो वहीं प्रकाश उन्हें एक कॉलोनी में लेकर आ जाता है जहाँ पे सभी रहने वाले हैं। प्रकाश उनको चेतावनी भी देता है कि देखो किसी को ये भी मत बताना कि तुम श्रीलंका से यहाँ पर आए हो, वरना फंस जाओगे। और हाँ, ज्यादा आस पड़ोस वालों से घुल मिलकर रहने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना, वरना यहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अब घर में आने के बाद घर का मकान मालिक धमाकेदार एंट्री मारते हुए अंदर आता है, जो देखकर सभी को सदमा लग जाता है, क्योंकि मकान मालिक एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम राघव है। सभी एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं इसको हमारे बारे में पता ना चल जाए। बेचारा दास भी परेशान हो जाता है कि घर भी मिला तो एक पुलिस ऑफिसर का, अगर इसे हम पे शक हो गया तो सीधा जेल में डाल देगा। तो राघव दास से कहता है कि जरा अपने बारे में बताओ, कहाँ से आए हो और पहले कहाँ रहते थे। लेकिन दास डरते डरते अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीलंका में बोली जाने वाली तमिल भाषा और चेन्नई में बोली जाने वाली तमिल भाषा में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए राघव को शक हो जाता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, सच बताओ कहाँ से आए हो। दास की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो जैसे सच बताने वाला होता है ना, प्रकाश बात घुमाते हुए कहता है कि अरे सर ये केरला से आए हुए हैं, तभी तो इनकी तमिल ऐसी है, सीख रहे हैं, यहाँ के माहौल में घुल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस समय राघव भी बात को अनदेखा करके उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब दास और उसका परिवार उस किराए के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी आंटी चाय वगैरह लेकर बसंती के पास आती है। वो उससे दोस्ती करने के इरादे से आई होती है, जैसे कि आस पड़ोस में होता ही है। पर प्रकाश की बातें बसंती को याद आ जाती हैं कि ज्यादा घुलना मिलना नहीं है पड़ोस वालों से। अब जो इनका लड़का है ना मिथुन, उसको तो इंडिया आना पसंद था ही नहीं, उसके दोस्त श्रीलंका में रह गए, इसीलिए वो अक्सर घर वालों से नाराज रहता है। धीरे धीरे जब समय बीतता है ना, तो बसंती भी पड़ोसियों से थोड़ा बहुत बात करना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, दास उसको अक्सर समझाता है कि ऐसा मत करो, फंस जाएंगे हम। ऐसे ही एक दिन प्रकाश घर के कुछ फर्नीचर और नकली आधार कार्ड बनवा कर लाता है, ताकि कभी कोई पूछे तो कम से कम उस टाइम वो अपने आप को बचाने के लिए ये तो देंगे प्रूफ। इसके बाद दास पूरे शहर में कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ताकि घर चलाने के लिए खर्चा पूरा हो सके। पर जल्दी उसको कोई काम नहीं मिलता। अब अगले सीन में दोस्तों, जहाँ दास रहने के लिए आया है, वहीं शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सबसे खतरनाक ऑफिसर बलवंत को मिलती है। उसके हाथ तो कई सारे बंदे भी लगते हैं, लेकिन असली अपराधी अभी भी सामने नहीं आया होता। ब्लास्ट असल में एक कचरे के डब्बे में हुआ है, और जब सीसीटीवी अच्छे से चेक किया जाता है तो उसमें सभी पुलिस वालों को दास दिखाई देता है, जो कचरे के डब्बे में कुछ डाल रहा था। दास बेचारा आदत से मजबूर था, कहीं का भी कचरा डब्बे में डालना उसकी आदत थी। तो ऐसे ही वो कचरा डब्बे में डालने गया
और भैरव जब ये फुटेज देखता है तो बाकी कांस्टेबल उससे कहते हैं कि लगता है दास ने ही वो धमाका किया है, पर भैरव कहता है नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ कचरा रखने के लिए गया है। पर बाकी कांस्टेबल उसको समझाते हैं कि देख, मैटर में मत पड़ो, बलवंत साहब को बता दो कि दास श्रीलंका से आया हुआ है, जिसे तुमने यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। अगर बाद में दास अपराधी निकला फिर तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैरव घबरा जाता है, लेकिन तब भी वो किसी को कुछ नहीं बताता। दोस्तों याद है ना भैरव कौन है? वही जो सबसे पहले उनको नाव से उतरने के बाद मिला था। इधर दास की कॉलोनी में एक लड़का रहता है जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। लोगों को परेशान करना, लोगों से मार खाना उसकी आदत बन जाती है। कॉलोनी की हालत भी ठीक नहीं होती। यहाँ अच्छे लोग कम और आवारा निठल्ले ज्यादा रहते हैं, जिससे दास को भी चिंता होने लगती है। पर फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देता है और मुरली का एक अच्छे स्कूल में आधार कार्ड की मदद से एडमिशन करवा देता है। इसके बाद प्रकाश दास के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा वोटिंग कार्ड भी बनवा दूंगा, क्या पता कब किसी को दिखाने की जरूरत पड़ जाए। तो दास कहता है कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो बनवा दो, क्योंकि दूसरा कोई काम तो मिल नहीं रहा। पर कॉलोनी में रिचर्ड नाम के एक सर रहते हैं, उनको ड्राइवर की सख्त जरूरत है, क्या पता वो मुझे नौकरी पे रख ले, मुझे अच्छी ड्राइविंग आती है। प्रकाश कहता है कि चेन्नई की सड़कें सांप से भी ज्यादा टेढ़ी हैं, गुम हो जाओगे यहीं, इसलिए दूसरा काम देखो, ये नहीं हो पाएगा। पर दास कहता है कि यार यहाँ रहते रहते मैंने सारी गलियां देख ली है, वैसे भी ज्यादा दूर तक ड्राइविंग नहीं करनी है, मैं संभाल लूंगा। तो प्रकाश एक ड्राइविंग लाइसेंस भी दास का बनवा देता है, जिसके बाद वो और दास दोनों रिचर्ड के पास आते हैं ताकि काम मांग सके। रिचर्ड कहता है कि देखो, सैलरी तो अच्छी दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले 7 दिन तक मेरे लिए ड्राइविंग करनी होगी, जहां भी कहूंगा तुम्हें मुझे वहां पे लेके जाना होगा। इस दौरान मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर अच्छे जमे तो काम पे रखूंगा, वरना नहीं। तो दास कहता है चलेगा, पर 7 दिन काम करने के थोड़े बहुत पैसे तो मिलेंगे ना। पर रिचर्ड साफ मना कर देता है कि इस चीज का तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा, नौकरी पर रखूंगा तभी पैसे मिलेंगे। प्रकाश दास से कहता है कि बूढ़ा खड़ूस है भाई, क्या पता 7 दिन फ्री में काम करवा के अगले दिन निकाल ले, इसलिए यहाँ काम मत करो, कोई और देख लो। दास जैसे रिचर्ड को मना करने वाला होता है, तभी घर में काम करने वाले आदमी दास को पेपर कप में चाय ला कर देता है पीने के लिए। ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है, ये क्या तरीका है चाय देने का? दास काम मांगने आया है, कोई गरीब इंसान नहीं है, मेहमान की तरह पेश आओ और हमारे वाले कप में दास को चाय दो। ये देखकर दास को रिचर्ड का मिजाज बड़ा अच्छा लग जाता है कि शायद ये 7 दिन के बाद धोखा नहीं देगा, इसीलिए वो उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद दास की ट्रेनिंग होती है शुरू। 7 दिन उसको काम करना होगा और रिचर्ड को इम्प्रेस करना होगा। अगर इम्प्रेस हो गया तो समझो नौकरी पक्की। दास अब डेली रिचर्ड को ड्राइविंग पे लेकर जाता, अच्छे अच्छे गाने लगाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन वो इम्प्रेस होने का नाम ही नहीं लेता। और दास को जब भी वो कॉलोनी का शराबी लड़का मिलता है तो वो उससे भी अच्छे से बातें करता है, उसका हालचाल पूछता, पर वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे ही बसंती की भी पड़ोस की बूढ़ी आंटी से दोस्ती हो जाती है। वो आंटी अपने पति शेखर के साथ रहा करती है। दोनों बसंती को अपने बारे में सब बताते हैं कि हम दोनों अकेले ही इस घर में रहते हैं और हम एक दूसरे का सहारा हैं। शेखर आगे बताता है कि हमने भागकर शादी की थी। इस बारे में जब मेरी पत्नी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने हमें अपनाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी के पिता ने हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों मरते दम तक बच्चे के लिए तरस जाओगे, कभी औलाद नहीं होगी तुम्हें। और देखो, शायद उनका श्राप काम कर रहा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम दोनों अकेले रहते हैं। पर बसंती कहती है, सारे कॉलोनी वाले आप दोनों को कितना पसंद करते हैं, हम भी तो आपके अपने ही हैं, आप दोनों को घबराने या अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा आपके साथ होंगे। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब अगली सुबह की बात है, वो बूढ़ी आंटी बिल्कुल घबराए हुए बसंती के पास आती है और कहती है, मेरे पति को मैंने आवाज लगाई लेकिन वो उठ नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। ये सुनकर तो बसंती और दास तुरंत शेखर के पास आते हैं और जब वो उसको आवाज लगाते हैं तो वो जाग जाता है और बसंती और दास को देखकर कहता है, अरे सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दास बताता है कि अरे आपकी पत्नी को टेंशन हो गई थी इसलिए आपको देखने के लिए आ गए। शेखर कहता है, यार मेरी पत्नी भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। वो जब अपनी पत्नी के पास आता है ना तो वो बेहोश हो चुकी थी। चेक करने पर पता चलता है कि बेचारी बूढ़ी आंटी की नहीं यार ये क्या है, इसकी जान चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे बेचारी को लगा कि शेखर इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए सदमे के कारण उसकी जान चली गई और बेचारा शेखर वहीं पे फूट फूट कर रोने लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ गई, एक ही तो सहारा था मेरा, वो भी अकेला छोड़कर चली गई। फिर दास और बसंती उसको संभालते हैं कि देखो हम आपके साथ हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद तो दास पूरे कॉलोनी वालों को इकट्ठा करता है ताकि आंटी के अंतिम संस्कार में सभी शामिल हो सके। आंटी के पिता भी अंतिम संस्कार में आए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर खुद को कोस रहे होते हैं कि मेरे शाप ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या मिला मुझे शाप देकर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, गुस्से में अपने शब्दों पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। शेखर दास का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो,
पहले हमारी कॉलोनी में लोग इतना घुल मिल कर नहीं रहा करते थे, पर तुम्हारे आने के बाद सभी अच्छे हो गए हैं। सभी एक दूसरे की जरूरत को समझ रहे हैं। फिर सारे कॉलोनी वाले फैसला करते हैं कि अब से हम एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी का साथ देंगे, जिससे दोस्तों कॉलोनी में खुशियां आ जाती हैं। पहले कॉलोनी का माहौल बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब सब सही हो जाता है। अगले सीन में दास रिचर्ड के पास आता है, इस उम्मीद में कि शायद रिचर्ड उसको नौकरी दे देगा, क्योंकि आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता, माफ करना। बेचारा दास बहुत उदास हो जाता है। वो रिचर्ड से कहता है, क्या मेरा गाना बजाना आपको पसंद नहीं आया, या मेरा ड्राइविंग ठीक से नहीं था, क्या था बताइए। पर रिचर्ड कहता है, ना कह दिया ना, एक बार समझ नहीं आता क्या, और वैसे भी मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। यार दास को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, उस दिन आपकी बातों से मैं इंप्रेस हो गया था, इसलिए मैंने 7 दिन बिना पैसे की मेहनत की, लेकिन आज पता चला कि बाहर से दिखने वाला इंसान जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो अंदर से। इतना कहकर दास वहां से चला जाता है। बहुत ज्यादा परेशान था वो, तो घर आकर वो थोड़ी शराब पी लेता है। तो ये देखकर मिथुन कहता है कि एक तो यहाँ पर आकर हम सब ऐसे ही परेशान है, खाने पीने के पैसे नहीं है, और आप शराब के लती हो रहे हो। जीना मुश्किल कर दिया आपने हम सभी का यहाँ इंडिया लाकर। दास गुस्से में तो था ही, इसीलिए वो किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता। और दोस्तों, यहाँ हमें इनकी बातों से असली वजह पता चलती है कि दास अपने परिवार के साथ इंडिया क्यों आया। तो असल में श्रीलंका के अंदर मिथुन किसी लड़की से प्यार करने लग गया था। लड़की के घर वालों ने उसको समझाया भी अलग रहने के लिए, पर मिथुन नहीं माना। लड़की के घर वाले गुंडे टाइप के लोग थे, तो उन्होंने मिथुन और उसके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश भी की। इसीलिए दास अपने परिवार को लेकर रातों रात श्रीलंका से भागकर इंडिया आ गया, ताकि अपने परिवार की जान बचा सके। दास कहता है कि हर इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करता है। मैंने भी तुम लोगों की खातिर श्रीलंका छोड़ा, और उल्टा तुम लोग मुझे दोष दे रहे हो। तुझे उस लड़की से शादी करनी है ना, तो चला जा श्रीलंका, लेकिन हमारी लाश पर से चढ़कर। ये सुनकर मिथुन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। पर आपको क्या लगता है मैं आपसे इस वजह से नाराज हूँ? नहीं, मैं तो आपसे उस वजह से नाराज हूँ कि आपने हमें खून पसीने से पढ़ाकर जो डिग्रियां दी, उस डिग्री की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। मैंने तो सोचा था कि डिग्री मिल जाएगी तो अच्छी जगह जॉब करके आराम से गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरा ये सपना तो सपना रह गया। यहाँ आपको हमारे लिए दर दर भटकता हुआ देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। यही वजह है कि मैं आपसे बात नहीं कर पाता। कैसे बात करूँ? जो बेटा अपने बाप को आराम नहीं दे सकता, वो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। ये सुनकर दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिथुन से कहता है कि बेटा, आराम दिलाने के लिए तेरे पास बहुत वक्त है, तो यहाँ रहकर कुछ न कुछ तो कर ही सकता है, पर वहाँ अगर तुझे या मेरे परिवार को कुछ हो जाता तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिथुन भी इमोशनल हो जाता है। दोनों के बीच जितनी टकरार थी वो खत्म हो जाती है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सारे परिवार के सदस्य काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो घर में तब राघव की बेटी आ जाती है, जो सारे परिवार वालों को इतना खुश देखकर उदास हो जाती है कि आखिर मेरे परिवार वाले ऐसे क्यों नहीं है। मेरे पिता तो मुझे जरा भी समय नहीं देते, हमेशा काम में बिजी रहते हैं। बस काश हमारा परिवार भी इनकी तरह होता, जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को इतना खुलकर जीता। दूसरी तरफ बलवंत को उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि बेवकूफ कहीं के, जिस बंदे को तुमने बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में शक के बिना पे जेल में रखते हुए मारा है ना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। अगर वो मर गया तो समझो कि तुम्हारी नौकरी गई। ये सुनकर बलवंत बौखला जाता है कि सीनियर, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो सीनियर कहता है, क्या कर सकते हो? जो केस पर काम कर रहे हो उसी को सॉल्व करके असली अपराधी का पता लगाओ कि किसने ब्लास्ट करवाया। ये सुनकर बलवंत अपने सभी कांस्टेबल को बुलाकर उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट की अच्छे से जानकारी निकालने के लिए कह देता है। लेकिन भैरव काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, तो वो बलवंत को सच बता देता है कि कुछ दिन पहले दास नाम के एक आदमी के परिवार वाले श्रीलंका से यहाँ आए थे। उन्हें मैंने यहाँ रहने की परमिशन दे दी क्योंकि वो अच्छे इंसान लग रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में एक आदमी अपने पपी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, जो कि वही पपी था जिसे मैंने उस परिवार के एक सदस्य के पास देखा था उस दिन। उस समय उन्होंने कहा था कि वो श्रीलंका से पपी को लेकर आए हैं, जबकि उन्होंने पपी को इंडिया से चुराया। और जब वो पपी चोर सकते हैं तो कुछ और भी तो गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। ये सुनकर बलवंत कहता है कि इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? अगर दास अपराधी निकला ना, फिर तू भी फंसेगा। जल्दी से सीसीटीवी अच्छे से चेक करो कि कचरे के डब्बे में दास कचरा डालने आया था ये बॉम्ब डालने। इसके बाद सभी दोबारा से सीसीटीवी को अच्छे से चेक करते हैं। उसमें उन्हें दास की शक्ल अच्छे से दिखाई नहीं देती कि वही कुछ डालने आया था या फिर वो कोई और था जो कचरे के डब्बे में बॉम्ब डालकर गया। अब शक्ल साफ न होने के कारण वो उस कैब का नंबर नोट कर लेते हैं जिस कैब ने दास को कॉलोनी छोड़ा था। सभी ड्राइवर के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि बता, दास को कहाँ ड्रॉप किया था तूने? ड्राइवर कहता है कि सर, वो दास और उसका परिवार तो काफी अच्छा था, अच्छे से बात भी कर रहे थे वो लोग, वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो बलवंत उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि डालूं क्या तेरे भेजे में ये गोली? जितना बोला है उतना जवाब दे। ये सुनकर ड्राइवर उन्हें कॉलोनी का पता बता देता है। इसलिए बलवंत अपने साथियों के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इधर सारे कॉलोनी वाले एक दूसरे के दोस्त तो बन चुके थे, तो आए दिन सभी का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। दास ने कॉलोनी वालों को अपनी सच्चाई भी बता दी थी कि वो श्रीलंका से आया है। दास और उसके परिवार वाले दिल के बहुत ही अच्छे लोग हैं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं। तो कॉलोनी वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं होती।
वो उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिचर्ड भी दास को अपने पास बुलाकर कहता है कि माफ करना, उस दिन तुमसे ऐसे बात करने के लिए। मैं तो तुम्हें उसी दिन नौकरी पे रखने को तैयार हो गया था जब तुम उस आंटी के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि आज तक किसी भी कॉलोनी के इंसान ने एक दूसरे के लिए इतना कुछ नहीं किया था। मैंने उस दिन तुम्हें इसीलिए मना किया क्योंकि मैं तुम्हारा गुस्सा देखना चाहता था कि तुम गुस्से वाले इंसान हो या नहीं, लेकिन तब भी तुमने उस दिन मुझे एक गाली तक नहीं दी। ये लो 2 महीने की एडवांस सैलरी, और आज से ही तुम्हें मैं परमानेंट ड्राइवर रखता हूँ। ये सुनकर दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगले सीन में उस बूढ़ी आंटी की चर्च में एक बरसी रखी जाती है जहाँ कॉलोनी वाले आकर आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कहते हैं। तभी वो शराबी लड़का भी स्टेज पर आता है। आज पहली बार वो बिना शराब के और एक अच्छे इंसान की तरह दिखाई देता है। वो कहता है कि कॉलोनी वालों ने मुझे मारा, फटकार लगाई मेरे शराब पीने की वजह से, पर कभी किसी ने 2 मिनट बैठकर मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं ऐसा क्यों हुआ हूँ। तो आज मैं सभी को अपनी कहानी बताता हूँ। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहा करता था, वो मेरी दुनिया थी, लेकिन अचानक से उसको एक खतरनाक बीमारी हो गई। बीमारी ऐसी थी कि उन्होंने मुझे भुला दिया। एक वही तो थी मेरी जिंदगी में, और जब वो मुझे अनजान की नजरों से देखती तो मेरा दिल टूट जाता। उस बीमारी की वजह से कुछ दिनों के बाद ही मेरी माँ की जान चली गई, लेकिन कॉलोनी का एक इंसान भी मेरी माँ को कंधा देने के लिए नहीं आया। माँ के जाने के बाद मैं बेसहारा अकेला हो गया। मुझे किसी का सहारा चाहिए था, पर लोगों के ताने और मार ने मुझे और गलत रास्ते पे धकेल दिया। एक दिन तो मैं अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुका था कि जहर खाकर जान देने की कोशिश की मैंने, लेकिन जहर की तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई आकर मुझे बचा ले, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तब वहाँ भगवान के रूप में एक इंसान आया जिसने मेरी मदद की, और वो कोई और नहीं बल्कि दास अंकल थे। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जब शराब के नशे में धुत दास को जो इंसान मिला था वो यही लड़का था। उस समय तो दास वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने प्रकाश को बोलकर एम्बुलेंस को कॉल करवा दिया था, जिसने उसकी जान बचा ली। वो लड़का आगे कहता है कि कॉलोनी में सिर्फ दास अंकल ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर भी मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा कि बेटा खाना खाया या नहीं, मेरा हाल क्या है, सब पूछा, और उनकी बातों ने मुझे जीने का नया मकसद दिया। आज मैं जो बदला हूँ ना, वो सिर्फ दास अंकल की वजह से। ये सुनकर दोस्तों सारे कॉलोनी वाले इमोशनल हो जाते हैं और उस लड़के को गले लगाते हुए उससे माफी भी मांगते हैं। सच में दोस्तों, दास के अच्छाइयों ने न सिर्फ सभी को एक किया, बल्कि गलत इंसान को भी सीधे रास्ते पर लेकर ला दिया। कुछ देर के बाद बलवंत अपने बाकी कांस्टेबल को लिए कॉलोनी के पास आता है और भैरव को लेकर सभी घरों में जाकर शिनाख्त करवाता है कि बता कौन सा परिवार है जो श्रीलंका से यहाँ पर आया हुआ है। हर घर में जाने के बाद भैरव ना में जवाब देता कि ये वो परिवार नहीं है, पर जब आखिरी में वो दास के घर जाता तो यहाँ पे भी कह देता कि नहीं, ये वो परिवार नहीं है। दास और उसके परिवार वाले ये देखकर हैरान। उन्हें तो लग गया था कि भैरव उन्हें आज फंसा ही देगा, पर ये हमें देखकर मना क्यों कर रहा है, ये उनको समझ नहीं आता। बलवंत भैरव को मारते हुए कहता है कि मजाक चल रहा है कि यहाँ पे कॉलोनी के सारे परिवार को चेक कर लिया मैंने, किधर गया वो परिवार। तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आकर बलवंत को अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि जिस बेगुनाह को बलवंत ने अपराधी समझकर मारा था उसने अपना दम तोड़ दिया और उसके परिवार वालों ने बलवंत के ऊपर केस कर दिया है। इसीलिए वो बलवंत को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद भैरव भी वहाँ से जाने लगता है तो दास भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने हमें देखकर बात को पलट क्यों दिया, तुम सच्चाई बता भी तो सकते थे। तो भैरव कहता अगर मैं बता देता तो आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, जिसे पूरी कॉलोनी बचाने की कोशिश कर रही है। वो इंसान गलत कैसे हो सकता है, आपको शायद पता नहीं होगा, पर जब मैं बाकी कॉलोनी के घरों में पूछताछ करने गया तो सभी श्रीलंकन तमिल में जवाब दे रहे थे, ताकि बलवंत का शक दास और उसके परिवार पर ना जा सके। जब सभी लोग आपके परिवार को बचा रहे हैं तो मैं कैसे आपके परिवार को फंसा सकता हूँ। ये करके तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। देखो दास, एक बात हमेशा याद रखना, अगर भीड़ किसी इंसान के पीछे जाती है ना तो उसकी वजह पैसा होगा या पावर, लेकिन जो भीड़ तुम्हारे पीछे है ना वो तुम्हारी अच्छाइयों का सिला है, इसे कभी खोना मत। ये सुनकर दास बड़ा इमोशनल हो जाता है। कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इंडिया आकर मुझे इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिलेगा। इतने कम दिनों के अंदर ही लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह माना और सदस्य बना लिया। इतना मुझे प्यार दे रहे हैं बताओ। और अब दास और उसके परिवार के बच जाने से पूरी कॉलोनी बड़ी खुश होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, इंसान को अच्छे काम करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल उसे उसके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, है ना। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है मूवी खत्म। हर मूवी में वो लड़ाई फड़ाई, वो झगड़ा नहीं होता दोस्तों। कुछ मूवी एक अच्छा फील देकर जाती है, लाइक दिस। अब आप बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।